स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 7th क्लास की एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, और पहला लेसन हमने उसका कंप्लीट किया। ठीक है, समानता के बारे में डिटेल से मैंने आपको वहाँ डिस्कशन करवाया। ठीक है, समानता की हमने चर्चा की, साथ ही साथ हमने कुछ एफआर की यानी फंडामेंटल राइट की मैंने आपसे डिस्कस किया था। और मैंने आपको कहा था कि जो मूल अधिकार की जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने ज़रूर उसको देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई 2 और उसका जो लेसन हमारा होगा वो हमारा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, यानी जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट्स होती है उस गवर्नमेंट्स की क्या रोल अदा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये पहली बात राज्य सरकार और यहाँ कुछ शिक्षकों के लिए बात बताई जा रही है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका की यहाँ बात की जा रही है। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है मित्रों कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है और उसकी हम चर्चा करें तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। बिल्कुल सही बात है। जो हम डीपीएसपी की बात करते हैं मित्रों, इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको डीपीएसपी का टॉपिक बहुत पहले करवा दिया था। ठीक है, ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा और भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समाज के यानी सरकार ये चाहती है कि हम समाज का कल्याण करें, और जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो डीपीएसपी हमारे बताए गए कहाँ से 36 से लेकर के 51 तक हम डीपीएसपी की बात करते हैं। तो वो जो डीपीएसपी है वो यही तो हमें बताते हैं कि एक सरकार जो है, सरकार का ये कार्य होता है कि वह एक लोकतंत्र यानी वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करे। ठीक है, जिसमें सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, साथ ही साथ सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। तो यही कह रहा है कि सरकार की ये अपेक्षा रहती है, लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार हमारे लिए कार्य करे, हमारा कल्याण करे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने हेतु एवं गृह निर्माण, सड़कों की विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यानी मित्रों कह रहा है कि सरकार चाहे शिक्षा के लिए नीतियाँ लाए या स्वास्थ्य के लिए अलग अलग नीतियाँ लाए, और उसमें हम चर्चा करें तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, साथ ही साथ शिक्षा में अभी हाल ही में एनईपी 2020 भी आई। ठीक है, और कह रहा है ये आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की आप चर्चा कर लो, या सड़कों का निर्माण कर लो, या बिजली, तो ये सभी जो गवर्नमेंट हमारे को उपलब्ध करवाती है, तो उसी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सरकार जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहती है, जहाँ सभी को जो है जो हमारी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति हो, साथ ही साथ सभी को जो है एक समानता के अवसर उपलब्ध हों। आगे कहता है मित्रों, आगे कहना चाह रहा है कि इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखो क्या कह रहा है। कुछ यहाँ पे हमारे को पिक्चर्स दिखाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बच्चे पानी भर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो पानी भर रहे हैं। यहाँ पे जो है यह सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रही है। आगे हम चलें तो यहाँ डॉक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर जो है भोजन है, यहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे देखो क्या कह रहा है, डिटेल से हम डिस्कस अब स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या कहता है मित्रों, स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, पहले हमें बात बताई जा रही है कि आखिर जो स्वास्थ्य है मित्रों वो हमारा स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य की हम चर्चा करें, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। कह रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है एक स्वस्थ रहे, स्वस्थ व्यक्ति जीवन जिए। ठीक है, उससे किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या ना हो। ठीक है, तो यही बात कह रहा है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। यानी कह रहा है मित्रों कि स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं कि व्यक्ति उसका अर्थ बीमारी से ही समझे। और भी हमें क्या बात बता रहा है, कह रहा है आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। यानी मित्रों जो यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स हमारे को बताई जा रही है ना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन जितनी भी पिक्चर्स है, इन पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स जो है ऐसी है कि उनको हम स्वास्थ्य से रिलेट कर सकते हैं। बाकी सभी जो पिक्चर्स है
वो हमारे को ऐसी लगती है कि इनका स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि मित्रों सभी जो ये पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर्स का संबंध कहीं ना कहीं जो है हमारे हेल्थ सेक्टर से ज़रूर है। कैसे है, देखो क्या कहना है इसका, क्या कहना है मित्रों, ये कह रहा है कि बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और उपयुक्त और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। कह रहा है कि अगर व्यक्तियों को स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, ठीक है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति जीवन जिएंगे। दूसरी ओर कह रहा है कि यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उन्हें बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। कह रहा है कि खाना व्यक्ति को अगर नहीं मिले तो व्यक्ति के बीमार ज़्यादा पड़ने की यहाँ पे संभावना बनी रहती है। कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों यहाँ पे, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार और समूह में चर्चा भी करें। ऊपर दिए गए कोलाज में से 2 स्थितियों को छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है, वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बात हमारे को कह रहा है कि इन पिक्चर्स में से आप छांटिए कि कैसे वो बीमारी से संबंधित नहीं हो सकती। तो आगे क्या कह रहा है मित्रों, देखो कह रहा है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा के बारे में क्या हमारे को बताया जा रहा है। देखो कह रहा है मित्रों कि आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यदि यहाँ पर दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? कौन से हैं मित्रों? देखो, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि संसार में अगर मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी जो है ज़्यादा इंडिया में ही तैयार किए जाते हैं। आगे क्या कहता है, भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। फिर कह रहा है कि मित्रों बेशक अगर जो है 30,000 से अधिक प्रत्येक वर्ष डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हों, ठीक है, साथ ही साथ ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हमारे इंडिया में हों, लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अधिकांश जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, शहरी क्षेत्रों में जाकर उनको पोस्टिंग मिलती है या वो शहरी क्षेत्र में इलाज ज़्यादा करते हैं। अब या चाहे उनका ये मनी का मामला हो या एक कमाई के ज़रिए से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर काफ़ी कम होते हैं और चिकित्सा सुविधाएँ जो होती हैं मित्रों ग्रामीण क्षेत्रों में बजाय शहरी क्षेत्र के कम यहाँ पे मिलती है। आगे क्या कहता है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे और 91 में 11,174 और 2017 में ये बढ़कर के 23,583 हो गए। यानी कह रहा है कि जो हमारी चिकित्सा सुविधाएँ की बात करें, यानी स्वास्थ्य जो अस्पताल हैं, तो हॉस्पिटल्स की संख्या जो है मित्रों काफ़ी हमारे को बढ़ती हुई प्रतीत यहाँ पर नज़र आ रही है 1950 की तुलना में देखा जाए 2017 में। ठीक है, तो लगभग 21,000 के लगभग ज़्यादा हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स बन गए हैं। आगे क्या कहता है, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। लेकिन क्या कह रहा है मित्रों, एक तरफ तो हमारे को यहाँ पे जो है प्रो यानी लाभ बता रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे तो हमें लाभों की चर्चा की जा रही है और यहाँ पे मित्रों हानियों की बात की जा रही है। या फिर हम इसको अगर ऐसे समझें कि यहाँ पे जो है मित्रों एक पॉजिटिव बात की जा रही है और यहाँ पे जो है उसी संदर्भ में नेगेटिविटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि मित्रों 5 लाख से अधिक लोग जो प्रतिवर्ष टीबी से मर रहे हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो है तो उससे मर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मलेरिया के भी मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या में कमी नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्या कहता है मित्रों, आगे कहता है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सक पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। लेकिन आगे क्या कहता है कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरों में लगती है। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। यानी मित्रों ये कह रहा है कि हमारा जो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनकी संसार के यानी एक अच्छे हॉस्पिटल्स में उनकी गिनती की जाती है और विदेशों से लोग हमारे यहाँ पे जो है इलाज भी करवाने के लिए आते हैं। लेकिन आगे फिर उसी बात में कह रहा है कि हम जो है अपने लोगों को तो स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और जो हमारी संचारणीय बीमारियाँ जो होती है, ठीक है, तो बीमारियाँ जो है
वो पीने का पानी अच्छा उपलब्ध न होने के कारण फैल रही है। और उनमें कह रहा है कि हैजा और पेट के कीड़े हैं, साथ ही साथ जो हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है, तो वे भी जो मित्रों बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। आगे कहता है भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। लेकिन कह रहा है भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। यानी कह रहा है कि यहाँ पे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जो हमारी जो मेडिसिन है उसका, मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन आगे उसी संदर्भ में कहता है कि हमारे बच्चों को तो खाने के लिए भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के लिए यहाँ पे शिकार भी हो जाते हैं। यानी माल न्यूट्रिशन की जो हम बात करते हैं तो वो कुपोषण के यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अब हम मित्रों नेक्स्ट चर्चा करें तो कह रहा है भारत में प्राय ये कहा जाता है हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं, चर्चा भी कीजिए। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि मित्रों हमारे भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम सभी को प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास जो है मित्रों इतना बजट नहीं है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर की हम बात कर लें तो सरकार के पास इतनी जो है पर्याप्त धन नहीं होता। ठीक है, बजट उनको इतना नहीं मिलता, तो उसी के कारण उनको जो है सभी को सुविधाएं स्वास्थ्य संबंधी हो या किसी भी प्रकार की वे उनको देने में कठिनाई उनको प्राप्त होती है। आगे कहता है बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके। कह रहा है मित्रों बीमारियों से अगर हमें बचाव करना है या हमें लोगों को अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करानी है तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास जो है एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड बैंक हो, और हमारे जो लेबोरेटरी जो होती है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है उच्च लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है हाई लेवल के हमारे पास जो है नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, और हमारे पास जो स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए जो परामर्श भी दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमारे को किसी प्रकार से जो है इन सुविधाओं की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। ठीक है, और मित्रों यहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल में जो है ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। आगे क्या कहता है भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के बड़ी भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। कह रहा है कि मित्रों भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी हैं और जो है हमारे पास डॉक्टर के साथ साथ जो है हमारे पास दवाखाने हैं, अस्पताल हैं। ठीक है, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे को सरकार मुहैया करवाती है। यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर ही जो है इनकी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और कह रहा है कि सरकार उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है और कह रहा है कि सरकार जो है जनसंख्या के बड़े भाग को देखभाल करने में उनकी समर्थ है। और आगे कहता है कि साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध है। कह रहा है कि मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की की है कि दिनों दिन जो उसमें रिसर्च हो रही है और हम जो है इलाज करने के लिए अलग अलग तकनीकियाँ वर्तमान में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में उसके कुछ कारणों को भी जानेंगे। यानी मित्रों एक तरफ तो इसने बात कर दी कि हमारे पास जो है हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं। ठीक है, सरकार स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत अधिक
तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जो है वो खर्च करती है, ठीक है। और उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाए और उसके माध्यम से लोगों को इलाज भी करवा दिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि हम इस बात से भी जो है इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में जो है स्वास्थ्य सेक्टर की, ठीक है, हेल्थ सेक्टर की स्थिति कितनी खराब है, ठीक है। और आगे कहता है मित्रों, आगे क्या कह रहा है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को क्या कह रहा है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। यानी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके बारे में कह रहा है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप इलाज कराने जाओगे तो एक लंबी लाइन में लगी होती है और लोगों को इंतजार काफ़ी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या करें मित्रों, हाकिम शेख की कहानी पढ़ लेते हैं। कह रहा है हाकिम शेख पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है, ठीक है। 1992 में एक शाम में चलती ट्रेन से गिर गए, उन्हें सिर से गंभीर चोट आई, हालांकि और उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। यानी मित्रों हाकिम शेख करें, हाकिम शेख की यहाँ पे बात की जा रही है कि वे जो है 1992 में एक चलती ट्रेन से गिर गए और गंभीर चोटें जब उनको आई तो उनकी जो है स्थिति नाजुक थी, यानी सीरियस वो कंडीशन में थे और उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। तो उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाएगा, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। यानी मित्रों कुल मिला के यहाँ पे बात की जा रही है मित्रों किसकी, जो गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो उन हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है मित्रों स्थिति जो कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल एक खराब स्थिति में होती है। और आगे फिर कह रहा है अंत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं पीबी के एमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। यानी मित्रों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको जब भर्ती नहीं किया गया तो उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया और फिर जो है वो ठीक हुए तो उन्होंने जो है कोर्ट में जाकर के केस कर दिया। क्लियर है। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा, आगे हम इलाज की चर्चा की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक इलाज पर खर्च, इलाज पर कितना खर्च होता है मित्रों, तो उसका यहाँ पे हमें एक संदर्भ दिया जाएगा और क्या बताया जाएगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे को, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अमन और रंजन दो मित्रों स्टूडेंट्स हैं और वे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। रंजन का परिवार तो साधन संपन्न है, ठीक है, धनाढ्य संपत्ति वाले लोग हैं, लेकिन अमन का जो परिवार है मित्रों वो एक जैसे तैसे जो मित्रों गुजारा करता है, ठीक है। और कह रहा है अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले कैसे हो, ठीक है। अमन जो गरीब है वो, तो ये अमन है और ये रंजन है। तो रंजन अमन को कह रहा है कि अमन बड़े दिनों बाद मिले हो कैसे हो, तो क्या कह रहा है, देखो मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा, ठीक है। कौन कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है अमन कह रहा है। अब देखो अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ, मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यानी मित्रों कह रहा है कि जब अमन को वायरल बुखार हुआ उसको ले जाया गया हॉस्पिटल्स में, और जब रंजन को बुखार हुआ तो रंजन कह रहा है कि मुझे भी बुखार हुआ, मुझे भी वायरल बुखार हुआ और मेरे पिताजी ने मेरे को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो मुझे वहाँ पे अच्छा भी लगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया यहाँ सुविधाएं मिलती है, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे हमारे को बताई जा रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल इन दोनों में मित्रों यहाँ पे डिफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं मित्रों सुख सुविधाएं वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, साथ ही साथ वहाँ बिल्डिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और आगे क्या कहता है, आगे यहाँ पे कह रहा है कि रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े डॉक्टर को दिखाने से पहले ही। पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमग था। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 रुपये उसने फीस दी और अच्छा वहाँ पे जो है एक साफ़ सुथरा वहाँ पे परिवेश था। नेक्स्ट क्या कर रहा है, डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा पर वहाँ तो सब लोग दोस्त की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, मुझे उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। आगे क्या कहता है, जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा, कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी और आराम करने को कहा। यानी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसके बारे में मित्रों यहाँ पे बात की जा रही है। आगे क्या कहता है, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है।
यानी मित्रों ये प्राइवेट हॉस्पिटल की यहाँ पे बात की जाए और ये नर्स जो है इसके यहाँ पे ब्लड ले रही है और इसने कहा था ना कि उसने बात ही बात में, ठीक है, यानी उसने बात ही बात में जो मजाक किया और मेरा ब्लड ले लिया उसने, ठीक है, तो उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे उसका ब्लड लिया जा रहा है और यहाँ कह रहा है हाँ तो छोटे नवाब, जब गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, यानी कह रहा है कि ये गुलाबी गोली 3 दिन में 3 बार लेनी है, यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए और यह सिरप पर घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है मित्रों धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। और मित्रों फिर आगे जा कर के ये जो हमारा रंजन जो है, ठीक है, तो रंजन जो फिर ये कह रहा है कि मुझे तो जो है यहीं से ठीक ठाक महसूस होने लगा था। और आगे कह रहा है कि तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अच्छा अपनी तो कहो तुम किस अस्पताल में गए। अब मित्रों रंजन अमन से पूछ रहा है कि अमन तुम भी तो बताओ कि तुम कौन से अस्पताल में गए। तो अमन क्या कहता है, देखो हूँ भाई तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था, पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था, ठीक है। और क्या करा, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा, हम सब बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। यानी अब यहाँ पे मित्रों गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है और देखो दोनों में डिफरेंस भी यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है। आगे कहता है हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। आगे हम इधर चर्चा करते हैं, जब हमारी बारी आई डॉक्टर ने मेरी जांच की, खून की जांच कराने के लिए कहा, उसने इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा और जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भारी भड़का हो रहा था। यानी जहाँ ब्लड टेस्ट की बात यहाँ पे हमसे की जा रही है तो वहाँ भी भीड़ लगी हुई थी लाइन में। और आगे कह रहा है हमें 3 दिन बाद खून का नतीजा मिला, यानी 3 दिन के बाद हमारे को रिपोर्ट मिली और फिर हम वापस अस्पताल में गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। आगे देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। आगे कह रहा है इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए, ठीक है। और अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे को जो है दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। और आगे हम चर्चा करें तो आगे देखो क्या कह रहा है, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखें, ठीक है। तो ये मित्रों क्रियाकलाप की यहाँ पे बात की जा रही है क्योंकि 7th क्लास की NCERT है और बच्चे जो 7th के होते हैं तो उनको इसी प्रकार से उनको इंटरेस्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम आज जो है आगे चर्चा कर लें, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या रहा है, उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम और प्राइवेट की। अब देखो मित्रों सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की हम पहले चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हमसे चर्चा की जा रही है मित्रों। और कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो सरकार के माध्यम से चलते हैं, केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं जिससे ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं, साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियाँ। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जा रही है कि सभी प्रकार की वो बीमारियों का इलाज करते हैं। और कह रहे ग्राम के स्तर पर हम एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। और आगे हमसे बात कर रहे हैं कि इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। यानी फ्रेंड्स सीधी सी बात आप इतना समझ लीजिए कि हमारे को जो हॉस्पिटल्स की जो हायरार्की है, ठीक है, कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर आगे जाकर के मित्रों जो जिला अस्पताल है। तो इस प्रकार से हमारे को जो है एक जो हॉस्पिटल्स की जो हायरार्की है
ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उसके बारे में बात की जा रही है। और फिर आगे कह रहा है कि कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं प्राइवेट सेक्टर के कि जिनमें अच्छी सुख सुविधाएं मिलती है, और जहाँ पे जो है रंजन को भी ले जाया गया, और साथ ही साथ जो हाकिम शेख की जो हमने कहानी पढ़ी थी, तो वो हाकिम शेख की कहानी भी जो हमने पढ़ी, तो वो इस प्रकार के भी हॉस्पिटल्स होते हैं। आगे हम चर्चा करें। आगे कह रहा है मित्रों, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। कैसे कहा जाता है मित्रों? सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को क्या करा? इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सरकारी जो अस्पताल बनते हैं तो गवर्नमेंट उनको जब बनवाती है तो गवर्नमेंट पैसा देती है, और गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आता है? गवर्नमेंट के पास जो जनता टैक्स देती है, ठीक है, चाहे जीएसटी के रूप में हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। फिर इसके अलावा सरकार वेट लगाती है पेट्रोल डीजल पे, साथ ही साथ सरकार जो है सेस लगाती है, ठीक है, सरचार्ज लगाती है। तो इस प्रकार से जो है सरकार को पैसा मिलता है, और सरकार उनके माध्यम से जो है हमारे को चाहे किसी भी प्रकार की सुविधाओं की बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात कर लो, या सड़क सुविधाएं, या बहुत सी जितनी भी सुविधाएं हैं, तो वो हमारी को सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लियर है? आगे कह रहा है, इसलिए सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। सही बात है। सरकारी अस्पतालों में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे को पैसा ज़्यादा नहीं लगता, एक नगण्य शुल्क लगता है, ठीक है, और हमारा इलाज भी हो जाता है वहाँ पे। आगे फ्रेंड्स क्या कहता है? आगे हमसे कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, ठीक है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। यानी मित्रों क्या कह रहा है? ये जो सुख सुविधाएं हमारे को सरकार देती है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि सरकार जो है सभी से इसका सहयोग मांगती है, और उसके माध्यम से हमारे को इन सभी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। यानी मित्रों कह रहा है कि सरकार की ही यह जिम्मेवारी नहीं है कि वही केवल स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां उनको रोके, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। और जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी की बात की थी, मूल कर्तव्य की, आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 51A है, ठीक है, और जो हमारा संविधान का भाग 4A है, तो उसमें भी मैंने आपसे डिटेल से इस बात की चर्चा की थी। मौलिक कर्तव्य हमारे कुछ होते हैं, ठीक है, तो हमारा भी कुछ मूल कर्तव्य बनता है कि हम जो है बीमारी को फैलने से रोकें, ठीक है। और जिन्होंने भी उस चैप्टर को नहीं देखा मित्रों, जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य का चैप्टर है, अलग से मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो है इंडियन पॉलिटी क्लासेज है, और उसमें जो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मित्रों कंप्लीट पॉलिटी की क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, ठीक है, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा मित्रों। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको वहाँ समझाया है। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो हमने यहाँ पे एक जो ये बॉक्स है उसको हमने चर्चा नहीं की, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, इसकी हम मित्रों यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि हमें आखिर सरकार को जो है हमें टैक्स क्यों देना चाहिए, ठीक है। तो टैक्स देने के लिए हमें क्यों टैक्स हम दें, तो कह रहा है सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। कह रहा है मित्रों सरकार को हम पैसा देते हैं तो सरकार हमारे लिए सुख सुविधाएं देती है, ठीक है, सभी को उससे फ़ायदा होता है। चाहे हम सुरक्षा की बात कर लें, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। कह रहा है कि मित्रों एक सरकार जो है एक सही तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रेटजी के माध्यम से जो हमारे को सभी प्रकार की सुविधाएं दे सकती है और देती भी है, अन्यथा एक व्यक्ति अकेला अपनी इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि करों से भी कुछ विकासात्मक कार्यक्रम सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। कह रहा है कि
टैक्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण या प्रशिक्षण बहुत सी हमारी को सरकार जो है सुविधाएं प्रदान करती है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कोई डिजास्टर आ जाए या आपदा आ जाए या भूकंप सुनामी आ जाए तो भी सरकार जो है राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम, ठीक है, राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम सरकार चलाती है। और आगे कहता है कि अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। यानी मित्रों कह रहा है कि चाहे अंतरिक्ष कार्यक्रम हो या किसी प्रकार के कार्यक्रम, तो उनको सरकार जो है, जो हम टैक्स देते हैं उन्हीं के माध्यम से सरकार उनको चलाती है। और आगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है, देखो आगे हम चर्चा करें तो कह रहा है सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं? मित्रों कह रहा है कि सरकार जो है गरीबों को सुख सुविधाएं देती है और जिनको हम जो बाजार से नहीं कर सकते। कह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवा ऐसी ही सेवा है। साथ ही साथ मित्रों और भी बहुत सी, हम शिक्षा की बात कर लें या सड़क की बात कर लें, ठीक है, या हॉस्पिटल्स की बात कर लें, तो ऐसी बहुत सी सुख सुविधाएं हैं जो सरकार हमारे को प्रदान करती है और हम जो है अकेले उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। क्लियर है? और तो आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमने देखो यहाँ तक तो चर्चा कर ही ली थी कूलर की, जो पानी की बात आई थी। और अब आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है, हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? ठीक है, तो कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, जो डीपीएसपी की मैंने शुरुआत में ही आपसे चर्चा की थी, ठीक है, तो उसी डीपीएसपी की अभी बात कर रहा है कि सरकार का, और उसमें हम डीपीएसपी में इस बात की चर्चा भी करते हैं मित्रों। और मैंने आपको उसमें भी बताया था कि सरकार का यह कर्तव्य होता है मित्रों, किसका? गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होगा। डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि सरकार अगर कोई भी कानून लेकर के आएगी तो सरकार कानून लेकर के आएगी तो उस कानून के निर्माण में सरकार को इन डीपीएसपी का ध्यान रखना होगा। यानी जो डीपीएसपी की हम बात करते हैं ना, आर्टिकल 14(7) में ही स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 47 में ही हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, कि सरकार जो है सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। साथ ही साथ जो नशीले पदार्थ या उन पर रोक लगाए, तो आर्टिकल 7 में अनुच्छेद 47 में उसकी बात भी करते हैं। और कह रहा है उसी बात यहाँ पे कह रहा है कि सरकार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, इसका जो है यानी ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। कह रहा है सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी है। अदालत ने कहा हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति की इलाज यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो उसका तात्पर्य है उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, यानी मित्रों हाकिम शेख के जो केस आया उसमें जो है अदालत कह रही है कि उसमें जो है हाकिम शेख की जान भी जा सकती थी। और इससे हम यह समझ सकते हैं कि सरकार जो है लोगों की जीवन की सुरक्षा नहीं कर रही है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखो क्या कर रहा है। आगे यहाँ पे देखिए गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में कह रहा है, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर। ठीक है, और आगे कह रहा है कि एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के एक साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यानी मित्रों ऐसे संक्रमण जिसको हम रोक सकते हैं इलाज के माध्यम से, लेकिन फिर भी जो है 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। और आगे कह रहा है, आगे मित्रों यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो आगे मित्रों ये कह रहा है अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, और कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। मित्रों जो कोर्ट है उस कोर्ट ने ये अपना ऑर्डर दिया कि जो हाकिम शेख ने इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसका जो जितना भी खर्चा हुआ उसको जो है अब सरकार को देना पड़ेगा। ये तो मित्रों हमने चर्चा की जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो निजी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं।
शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए गए अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ऐसे जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। कह रहा है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं की मित्रों यहाँ पे कुल मिला के बात की जा रही है, और कह रहा है कि हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनके जो अलग से वो जो अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में हमारे को बहुत सी जो है परीक्षण की प्रयोगशालाएं मिल जाती है, लेबोरेटरीज मिल जाती है जहाँ पे एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करें तो आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों की सूची बनाओ जो हमारे आसपास हैं। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता भी लगाइए। यानी मित्रों एक क्रियाकलाप की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन्हें निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यानी कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम इलाज करवाते हैं तो बहुत सा लाखों में हमारा खर्च हो जाता है। और कह रहा है आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोनों कोनों में दवाइयों की दुकानें अब देखी जा सकती है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पे बात की जा रही है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं का मित्र जो जाल है वो भी कम नहीं है। जगह जगह हमारे को क्लिनिक मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे प्राइवेट। साथ ही साथ जो है मेडिकल की दवाइयाँ भी हमारे को अब वहाँ पे उपलब्ध होने मिलती है। कह रहा है दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, ठीक है। और आगे हम चर्चा करें, क्या कह रहा है, स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। यानी मित्रों इस क्वेश्चन की हम इसमें पड़ताल करेंगे कि आखिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या सभी को उपलब्ध हैं, ठीक है, सभी को उपलब्ध है या नहीं है, तो उसकी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कहता है, ये कह रहा है हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि निजी सेवाएं हमारे देश में बढ़ रही है और सार्वजनिक नहीं बढ़ रही, ठीक है। यानी लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज़्यादा करवा रहे हैं और एक सामान्य अगर नागरिक और सामान्य व्यक्ति है तो वो जो है उस इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाता प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। और जो धनाढ़ लोग हैं वो आसानी से इलाज करवा देते हैं और अगर कोई गरीब लोग अगर इलाज भी करवाना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसको ऋण लेना पड़ता है। आगे मित्रों क्या कहता है, आगे कह रहा है मित्रों कि कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यानी मित्रों पैसों के चक्कर में, अधिक कमाई के चक्कर में डॉक्टर्स जो है कई बार आपने सुना होगा कि सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया या ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ दे दी, इंजेक्शन मंगवा लिए, ठीक है, और उन इंजेक्शनों के फिर दूसरे मरीज को लगवा दिए। तो इस प्रकार से मित्रों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा ज़्यादा होता है। आगे हम इधर चर्चा करें, कह रहा है भारतीय आयुर्वेदिक परिषद यानी ICMR की यहाँ पे बात की जा रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है मित्रों, कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखनी चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। यानी मित्रों ICMR की यहाँ पे गाइडलाइन की बात की जा रही है कि ICMR यहाँ पे कह रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की चिकित्सक जो है उस चिकित्सक को जो है ऐसी दवाइयाँ लिखनी चाहिए जेनेरिक, ठीक है। जेनेरिक दवाएं कैसी होती है, जेनेरिक दवाएं मित्रों बिल्कुल सेम जो हमारी जो मोनोपोली आइटम होती है, ठीक है, यानी जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है उन ब्रांडेड की समान ही होती है। लेकिन ब्रांडेड दवाइयों में क्या होता है कि कोई भी जो मान लीजिए आपने पेटेंट का नाम सुना होगा, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई दवाई की खोज करता है तो वो पेटेंट ले लेता है और पेटेंट 20 साल के लिए जो है कम से कम 20 साल के लिए वो पेटेंट मिलता है। तो 20 साल के जब उसको पेटेंट मिलता है तो वो उस दवाई को केवल और केवल वही व्यक्ति जो यानी वो जो दवाई है उसी व्यक्ति को बनाने का उसको अधिकार है। तो इस कारण से मित्रों वो दवाई जो है ब्रांडेड हो जाती है और वो दवाई महंगी मिलती है।
लेकिन जेनेरिक दवाई क्या होती है मित्रों, सेम जो है ब्रांडेड दवाई के बराबर ही होती है, लेकिन पेटेंट का उसमें मामला नहीं होता, तो इस कारण से वो सस्ती हमारे को मिलती है। और आईसीएमआर ये कह रहा है कि आपको अगर कोई डॉक्टर है तो उसको जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखनी चाहिए। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो आगे देखो क्या कहता है। आगे कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करो। ठीक है, और जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। यानी मित्रों यहाँ पे जन औषधि केंद्र की बात हमसे कही जा रही है कि जन औषधि केंद्र जो होते हैं तो वहाँ पे जो है मित्रों हमारे को सस्ती दवाएं मिलती है। ठीक है, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी ये योजना भी है। आगे हम चर्चा करें तो आगे देखो क्या कह रहा है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाओं को खरीदने में सक्षम होते हैं। यानी हमारी जनसंख्या के केवल 20% लोग ऐसे हैं कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो वो दवाइयाँ खरीद सकते हैं, यानी वे सक्षम है, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति बेच देते हैं। यानी मित्रों कह रहा है कि एक हमने अध्ययन किया और उसमें हमने अनुमान लगाया कि लोग जो है मित्रों अपना इलाज करवाने के लिए या तो पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति को बेच देते हैं। कह रहा है ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मित्रों एक जीप होती है और वही जो मित्रों इलाज उनका करने में सक्षम होती है। आगे कह रहा है गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। मित्रों यहाँ पे कह रहा है कि एक तो उनको भोजन नहीं मिलता, ठीक है, और भोजन नहीं मिलने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बीमारियां उनको घेर लेती है। यानी दोहरी मार उनके ऊपर पड़ती है और उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। बीमारी होने पर खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। यानी मित्रों यहाँ पे दोहरी मार उन पर पड़ रही है कि एक तो उनको भोजन नहीं मिला और भोजन नहीं मिला तो उनके लिए बीमार भी हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए और फिर उसके साथ उनको जो है अब वो इलाज करवाएंगे तो इलाज में उनका काफ़ी पैसा लगेगा। अब देखो आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते, जहाँ वहीं निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। यानी मित्रों कह रहा है कि इलाज में केवल पैसा ही बाधा नहीं बनता, कई बार मित्रों अच्छे हमारे को हॉस्पिटल्स नहीं मिलते, चाहे सरकारी की बात कर लें या प्राइवेट की बात कर लें। और आगे देखो इधर क्या कह रहा है, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। यानी मित्रों ये महिला गर्भवती है, ठीक है, और इसको जो है डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर को दिखाने के कारण इसको जो है मित्रों कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मित्रों जो हमारे आदिवासी इलाके होते हैं या ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऐसी जो हमारे को दिक्कतें हैं वो आज भी हमारे उसको देखने को वहाँ पे मिलती है। आगे देखो क्या कह रहा है, क्या किया जा सकता है। यानी मित्रों इन सभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। यानी मित्रों यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, किसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, यानी खराब स्थिति है हमारे देश में। और ये कह रहा है कि सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वह सब नागरिकों को विशेषकर गरीब और सुविधाहीन जो लोग हैं, जो समाज के दलित वर्ग है या दमित वर्ग है, ठीक है, जो समाज की मुख्य धारा में उनको जो है शामिल नहीं करा, ठीक है, तो उनको जो सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। आगे देखो क्या कर रहा है, आगे कुछ हमारे को एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जाएंगे और केरल के अनुभव से हम समझने वाले हैं। देखो क्या कहता है, सन 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कौन से किए? राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। यानी राज्य सरकार जितना भी बजट लेकर के आएगी उसका 40% ग्रामीण जो क्षेत्र है और उनमें जो पंचायत होती है उनके लिए किया गया। इसमें
इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। यानी मित्रों, उन्होंने जब पंचायतों के लिए बजट का आवंटन 40% के लगभग कर दिया, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की हुई। कैसे कि पंचायतों को जब उनको वित्त पोषण का अधिकार दे दिया, तो पंचायतों ने अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से और भी अन्य तरीकों के माध्यम से अपनी योजनाएं बनाई। चाहे पीने के पानी की बात कर लें या शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर लें या और भी हम बात कर लें, तो उसकी जो है उन्होंने योजना बनाई और उचित व्यवस्था उन्होंने कि इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। ठीक है, और आगे कहता है मित्रों कि इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी हुई, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ लॉगिन करने की हमारी बात कर रहा है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि बेशक वहाँ पे जो फिर बजट तो आवंटन किया, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं तो वहाँ पे बनी रही। दवाइयों की कमी हुई, अस्पताल में बिस्तर हमारे को इतने नहीं मिले, डॉक्टर्स की कमी मिली। ठीक है, और आगे देखो क्या कहता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उसकी कार्य पद्धति को भी जानें। तो मित्रों, जो कोस्टारिका, जो हमारा मध्य अमेरिका में जो देश है, ठीक है, तो मध्य अमेरिका में जो कोस्टारिका देश है, उस कोस्टारिका की यहाँ पे जो है एक चर्चा की जा रही है। और उसकी देखो क्या चर्चा की जा रही है। कह रहा है कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण इनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय करने किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। यानी मित्रों, एक तरफ तो हमारे केरल की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ कोस्टारिका की बात की जा रही है कि मध्य अमेरिका का देश है और उसने यही निर्णय दे दिया कि हम जो है मित्रों हमारे देश में सेना नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मित्रों, अमेरिका जो देश है और अन्य जो देश हैं, उन्होंने इस बात की उनको आश्वस्त किया था कि भैया अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई युद्ध होता है या कोई भी आक्रमण होता है तो हम आपकी जो है सुरक्षा करेंगे। तो इसी कारण से जो उन्होंने सेना न रखने का निर्णय लिया। और ये फिर आगे देखो हमारे से क्या कहना है मित्रों। आगे कहता है कि सरकार वहाँ की ये क्या मान रही है कि देश का अगर हमें विकास करना है ना, तो देश का विकास करने के लिए लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं व सेवाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी हो, सफाई, पोषण और आवास हो। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। मित्रों, फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा है, स्कूलों में भी जो हम बात करते हैं, जीवन कौशल की बात कर लो या और भी जो पहले आपने पढ़ा हो तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के नाम से, ठीक है, NCERT की किताब आती थी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और एक सृजन आती थी और एक स्वावलंबन की सीख। तो मित्रों, ये जो बुक्स आती थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो हमारे जो लोग होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ही एक कामगार ये जो है पुस्तक साबित होती थी। वही कह रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित जो शिक्षा है वो एक जरूरी है और प्रत्येक स्कूल में उसको दिया भी जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आगे कह रहा है संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। मित्रों, इसी बात की मैंने आपको DPSP में चर्चा भी की थी शुरुआत में ही कि सरकार का यह कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर हो या जीवन स्तर हो ऊंचा करने का सरकार का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। ठीक है, और आगे देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है। आगे हम चर्चा करें तो ये हमारा अब जो हमारा आज का लेक्चर था, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी के जो मित्रों जो मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, मूल अधिकार का लेक्चर्स मैंने उसमें पिछले वाले लेसन में लास्ट में एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में। और आज भी इसी लेक्चर में मेरे को जो आपको DPSP का जो चैप्टर है तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।